गाइस, इराक के अंदर है टिग्रिस नदी। तो पहला फैक्ट ये ध्यान में रखेंगे आप लोग कि इराक के अंदर है टिग्रिस नदी। न्यूज आई है कि इसका पानी कम हुआ, और एक इंटरेस्टिंग सी चीज हुई कि इस टिग्रिस नदी का पानी जैसे ही कम हुआ तो सामने एक 3400 साल पुराना शहर सामने आ गया। खोया हुआ शहर था जिसका नाम है जखीकू। क्या है नाम? जखीकू। तो 3400 साल पुराना शहर जखीकू हम लोग को देखने को मिल रहा है, जखीकू। तो याद रखिएगा इस फैक्ट के बारे में। ये जीएस पेपर 1 और प्रीलिम्स दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3400 साल पुरानी खोई हुई सिटी, खोया हुआ शहर जखीकू हमें देखने को मिल रहा है। एंशियंट सिटी है, राइट। और ब्रॉन्ज एज का सेटलमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है, टिग्रिस नदी पर ये आया है। तो ये फैक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखना। ये सिटी जो है वो लोकेटेड कहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रही है? कुर्दिस्तान करके एक क्षेत्र है, राइट, जिसे केमुनी के नाम से भी जाना जाता है, केमुने। और ये सेटलमेंट जो है वो मित्तानी एम्पायर का है। मित्तानी एम्पायर के समय पर हम लोग को देखने को मिला था, राइट। तो ये चीज़ है। और अर्थक्वेक ने इस सिटी को जो है वो बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, और ये सिटी जो है वो इसकी दीवारें वगैरह सब कुछ गिर गई थी। तो ये सिटी का नाम बस थोड़ा ध्यान में रखो, जखीकू। और टिग्रिस नदी ध्यान में रखो, इराक की। अब जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से एक टॉपिक है लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन। इंडिया और स्वीडन ने रिसेंटली होस्ट करी है इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग। स्टॉकहोम के अंदर ये हुआ है, और ये जॉइंट इनिशिएटिव है लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन के नाम से, जिसे लीड आईटी के नाम से भी जाना जा रहा है। तो लीड आईटी क्या है? लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के साथ, यानी कि प्राइवेट सेक्टर कंपनी के साथ मिलकर, एक्टिवली मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को रिड्यूस करना, कम करना, स्पेशली डिफिकल्ट सेक्टर में जैसे कि आयरन और स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सीमेंट और कंक्रीट वाला सेक्टर हो गया, पेट्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर, ब्रिक, हैवी ड्यूटी ट्रांसपोर्ट। तो इस प्रकार के जो सेक्टर है जहां पर बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है, तो इन सेक्टर में से कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को रिड्यूस करने पर फोकस किया जाता है इस लीड आईटी में, राइट। और लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, लीड आईटी सभी कंट्रीज को इकट्ठा करती हैं, कंपनीज को इकट्ठा करती हैं और फोकस करती है कि पेरिस एग्रीमेंट जो है 2015 का, उसको अचीव करो, राइट। और इसे लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ स्वीडन और इंडिया के द्वारा यूनाइटेड नेशन एक्शन समिट के दौरान सितंबर 2019 में, जिसको सपोर्ट किया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। पर्पस जो है वो क्या है लीड आईटी मेंबर का? कि लीड आईटी मेंबर जो है वो फोकस करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को रिड्यूस करना और नेट जीरो 2050 तक लेकर आना। और इसका मैनेजमेंट बोर्ड भी हम लोग को देखने को मिलता है, इंडिया स्वीडन के रिप्रेजेंटेटिव और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के रिप्रेजेंटेटिव इसके अंदर है। इसका सेक्रेटेरिएट है, पूरी चीज मैनेज करता है, राइट, हर एक चीज। इसके मेंबर की बात करें तो ग्रुप के अंदर टोटल 16 कंट्रीज हैं, 19 कंपनी है, राइट, जिसके अंदर डालमिया सीमेंट, महिंद्रा ग्रुप, स्पाइस जेट जैसी कंपनीज हम लोग को देखने को मिलती हैं। लीड आईटी इनिशिएटिव का क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है? तो इंडस्ट्री सेक्टर टोटल अगर करते हैं इंडस्ट्री सेक्टर को, तो 30%, मतलब 30% कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन इंडस्ट्री सेक्टर से होता है, राइट। तो ये लीड आईटी का जो इनिशिएटिव है इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को रिड्यूस करने के लिए मेजर तौर पर। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आप मेंस में भी उपयोग करेंगे और थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। गाइस, इंडिया ने फाइनली अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार के साथ बात करना शुरू कर दिया है। जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसी पर ही हम लोग चर्चा करेंगे। पहली बार जब से तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया था, इंडिया ने अपने ऑफिशियल्स को जो है वो भेजा है। हालांकि सिर्फ ऑफिशियल्स गए हैं बातचीत करने, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन अफगानिस्तान के अंदर तालिबानी सरकार के साथ शुरू कर दी है, तालिबानी रिजीम के साथ शुरू कर दी है। ये पॉइंट ध्यान में रखना, अभी भी कोई डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप शुरू नहीं हुई है, राइट। बस जनरली हमने जाकर बातचीत करी, वहाँ के लोग जो परेशान हैं उनके बारे में बातचीत करी, ट्रेड से रिलेटेड थोड़ी सी बातचीत जो है वो हुई है, राइट। क्योंकि देखो यार, मेन चीज़ है अफगानिस्तान में लगा है हमारा करोड़ों रुपए, हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो कि ठप पड़ गए हैं। तो हमने अपने इंटरेस्ट के लिए अफगानिस्तान के साथ बातचीत करना शुरू किया। छाबर पोर्ट आप जानते ही हैं, राइट, वो हमने बनाया ही इसलिए था कि ईरान के माध्यम से हम लोग जो है वो अफगानिस्तान को कनेक्ट करें और सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करें। तो वो सब चीज़ें ठप पड़ गई थी ना यार, प्रॉब्लम ये हुई थी। तो इसलिए हमने आज की डेट में अफगानिस्तान से बात करना, अफगानिस्तान की तालिबानी रिजीम से बात करना शुरू किया है।
किन किन चीज़ों के बारे में डिस्कशन हुआ, तो ये जो रुके हुए हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं उनको दोबारा से शुरू किया जाए, डिप्लोमेटिक टाइज को एक्टिवेट किया जाए, हालांकि उसकी कोई बातचीत नहीं हुई डिप्लोमेटिक टाइज वगैरह की, मैं आपको क्लियर कर दूं। और इसके अलावा जैसे कि वीज़ा जो है वो जारी किया जाए अफगान स्टूडेंट्स के लिए और पेशेंट्स के लिए कि वो इंडिया आकर पढ़ सकें और इलाज अपना करवा सकें, पेशेंट वो। और इंडिया ने अभी तक 20,000 मेट्रिक टन गेहूं जो है और 13 टन मेडिसिन और 5 लाख डोजेस कोविड-19 वैक्सीन के जो है वो अफगान के लोगों को प्रोवाइड कराया इंडिया ने। और इवन जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यूनिसेफ, इनके माध्यम से हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, क्योंकि इंडिया जो है इट डजेंट हैव पीपल ऑन द ग्राउंड टू डिस्ट्रीब्यूट। इंडिया के पास लोग बाग नहीं थे कि जो वहां पर जाकर डिस्ट्रीब्यूट कर सके, इसलिए हमने इन सब ऑर्गेनाइजेशन की मदद ली ये सहायता प्रोवाइड कराने के लिए अफगानिस्तान के लोगों को। और अफगानिस्तान को लेकर इंडिया का स्टैंड जो है वो क्या है, तो इंडिया की जो प्रेसिडेंसी थी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, तो उसमें हमने 2593 रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया। इसके अंदर कहा गया था कि जो अफगानिस्तान की टेरिटरी है उसका उपयोग टेररिस्ट को पनाह देने के लिए ना किया जाए, टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए ना किया जाए। इवन हमने यूनाइटेड नेशन के हाई लेवल मीटिंग में पार्टिसिपेट किया जो कि अफगानिस्तान से रिलेटेड थी, कि अफगानिस्तान के अंदर ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन जो है वो बरकरार की जाए, वहां पर जो मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, जो इनह्यूमन प्रैक्टिस हो रही है, उसको रोका जाए। इस मीटिंग के अंदर हमने बोला कि कमर्शियल ऑपरेशन काबुल एयरपोर्ट में शुरू किए जाएं, यानी कि ट्रेड वगैरह बरकरार रखा जाए। और इंडिया ने होस्ट किया दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग को अफगानिस्तान को लेकर नवंबर 2021 में, राइट। पूरा इशू आप लोग जानते हैं गाइस कि तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल कर लिया और वहां पर लोगों के पास कोई जॉब नहीं है, कोई इनकम नहीं है। 22 मिलियन से भी ज़्यादा अफगानी जो हैं उनको खाने की समस्या है, हंगर की प्रॉब्लम से जो है वो जूझ रहे हैं। वहां पर ड्रॉट है, सूखा पड़ा हुआ है, क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत इशूज़ हैं। और अफगानिस्तान के स्टेबल होने के पीछे जो महत्व है, जो इम्पोर्टेंस है कि अफगानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी होनी चाहिए। देखो, पहली चीज़ तो ऑब्वियस ही बात है कि हमारा बहुत पैसा वहाँ पे लगा है, तो उस क्षेत्र में हमारी स्टेबिलिटी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, यानी कि वो क्षेत्र स्टेबल होना चाहिए जिससे कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का तरीके से उपयोग कर सकें और रिटर्न जो है वो हासिल करें जो हमने इन्वेस्ट किया हुआ है। और यहाँ पर जो दिक्कतें जो आई हैं वो मेनली देखिए, वहाँ पर एक्सट्रीमिज्म जो हमें देखने को मिल रहा है बढ़ रहा है, जैसे लश्कर ए तैयबा, ISIS, तो ऐसे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप्स जो है, संगठन जो है, तो इनके कारण यहाँ पर डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गया। सिविल वॉर अफगानिस्तान के अंदर हमें देखने को मिला, जिसके कारण सेंट्रल एशिया और उसके आसपास के क्षेत्र पर रेफ्यूजी क्राइसिस हो गए, राइट। अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी जो है वो हेल्प करेगी सेंट्रल एशियन कंट्री को कि वो इंडियन ओशियन तक पहुंच सके अफगानिस्तान के माध्यम से, राइट, क्योंकि सेंट्रल एशियन कंट्री का नियरेस्ट पोर्ट यही है, ईरान, राइट, या पाकिस्तान ले लो, राइट। और अफगानिस्तान जो है एक इंपॉर्टेंट लिंक है, राइट, ट्रेड का, कल्चरल का, राइट, और इवन सेंट्रल एशिया को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कनेक्ट करने का एक इंपॉर्टेंट लिंक है अफगानिस्तान। और तालिबान जो है आज की डेट में अफगानिस्तान के अंदर इसका प्रेजेंस जो हमें देखने को मिल रहा है, और इंडिया ने ऑलरेडी बहुत इन्वेस्टमेंट करके रखा है, $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान के अंदर। तालिबान ने जो पूरा कंट्रोल किया है, तो ऑब्वियस ही बात है कि इसीलिए हम लोग को तालिबान से बातचीत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम उससे बातचीत नहीं करेंगे तो पाकिस्तान अपने रिलेशनशिप उनके साथ बना ही रहा है और बनाएगा, और वो हमारे इंटरेस्ट के लिए जो है वो खराब हो जाएगा, राइट। तो ये एक चीज़ है। और यूनाइटेड स्टेट्स ने भी अनाउंस किया था कि यूनाइटेड स्टेट्स क्वाड बनाएगी सेंट्रल एशिया में, जिसमें अमेरिका, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होंगे। इसके अंदर इंडिया को उसमें इंक्लूड नहीं किया गया, तो ये हमारे लिए भी एक दिक्कत वाली बात है कि अगर इस क्षेत्र में हमारा अगर पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो हम मेन जो इंटरेस्ट है उससे हट जाएंगे, मेन जो की रोल है हमारा वो वहाँ से हट जाएगा, और वो हम नहीं चाहते। और इंडिया जो है वो छावर पोर्ट के माध्यम से जो है वो वहाँ पर वो करती है, ट्रेड करने पर फोकस करती है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन कर दिया। और आज की डेट में यही आवश्यकता है, तालिबानियों के कारण जो वहाँ पर वायलेंस हो रहा है, जो हिंसा जो हो रही है, उसको ख़त्म करना है बातचीत करके, राइट। और अफगानिस्तान जो है उनको इतनी स्पेस दी जाए कि सेंट्रल एशियन आर्किटेक्चर जैसे कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे कि बातचीत करके, डिस्कशन करके मामलों को जो है वो ठीक किया जा सके, राइट। तो ये एक चीज़ है कुछ जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, राइट। गाइस, बात करेंगे इटालियन हाइडल के बारे में। तो जीएस पेपर 3 और वैसे तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक है, तो इस पर आपको एक आपकी जानकारी होनी चाहिए इस टॉपिक के बारे में आपको। तो देखिए, वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट और कंजर्वेशनिस्ट, वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट तो आपको समझ में आ गया, वन जीव वैज्ञानिक,
अब ये कंजर्वेशनिस्ट कौन होते हैं? संरक्षणवादी, जिनका ऑब्जेक्टिव होता है प्रोटेक्ट करना, जैसे कि प्लांट्स की स्पीसीज को, एनिमल्स की स्पीसीज को प्रोटेक्ट करवाना, तो वो लोग कंजर्वेशनिस्ट होते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट और कंजर्वेशनिस्ट ने ये वार्निंग दी है, ये चेतावनी दी है कि लोकल बायोडाइवर्सिटी, वहां पर स्थानीय जैव विविधता जो है उसको काफी ज्यादा खतरा होगा इस डैम के बनने से, इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बनने से। तो आपको यहाँ पर दो चीज ध्यान में रखनी है। इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट है, ये एक डैम है जो कि तैयार किया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश की दिबांग वैली में। तो दिबांग वैली भी ध्यान में रखो, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि दिबांग वैली कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश, और ये प्रोजेक्ट वहीं पर ही है। तो यही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का प्रोजेक्ट हमें देखने को मिल रहा है, राइट। इसके अंदर दो डैम्स बनाए जा रहे हैं। दिबांग की जो ट्राइब्यूटरीज हैं, दीर और टैंगो, ये दोनों चीज ध्यान में रखना, ये दिबांग नदी की ट्राइब्यूटरीज हैं, तो इस पर ये डैम जो है वो तैयार किए जा रहे हैं, राइट। बस इतनी सी चीज आप ध्यान में रखो, दैट्स इट। उससे ज्यादा और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं इस टॉपिक के अंदर। बफेलो पॉक्स आउटब्रेक हुआ है। देखो क्या होता है गाइस, ये बहुत खतरनाक चीज हुई है। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ी सी चीज बफेलो पॉक्स के बारे में। जैसे कि आपको बताया गाइस कि अभी मंकी पॉक्स वायरस का खतरा, फैलने का खतरा भी सामने आया था, और आपको मैंने पढ़ाया भी है, आप प्रीवियस लेक्चर्स में सुन सकते हैं कि मंकी पॉक्स वायरस जो है ये उत्पन्न कहाँ से हुआ? ये स्मॉल पॉक्स से उत्पन्न हुआ। स्मॉल पॉक्स का ही एक, ये आप कह सकते हैं कि एडवांस वर्जन है। तो स्मॉल पॉक्स से ही उत्पन्न हो रहा है एक और वायरस जो कि है बफेलो पॉक्स, और इसका जो होस्ट है वो बफेलो है, राइट, भैंस है, नेचुरल होस्ट इस वायरस की, राइट। तो ये नॉन एंडेमिक कंट्री में देखने को मिल रही है, यानी कि जहां पर मंकी पॉक्स वायरस का कोई लेना देना नहीं है, वहां पर भी बफेलो पॉक्स वायरस जो है वो इमर्ज हो रही है। इस प्रकार के वायरसेस सामने आ रहे हैं। पहला केस ऐसे वायरस का इंडिया के अंदर रिकॉर्ड किया गया था 1934 में, राइट। तो बफेलो पॉक्स जो है वो एनिमल से ह्यूमन को होने वाली डिजीज हम लोग को देखने को मिलती है, राइट, और इसे ऑर्थोपॉक्स वायरस के नाम से क्लासिफाई किया जाता है। इसके सिम्टम्स की बात करें तो जैसे कि जो थन जो होता है ना, बफेलो का थन, जहां से मिल्क निकलता है, दूध निकलता है, तो उसके आसपास के एरिया में घाव बनने लगते हैं, और इवन आंखों के नीचे और नीचे नीचे वाले इनर सरफेस जो होता है ना, यानी कि पेट वाला जो एरिया होता है, वहां पर, उस जगह पर ये घाव बनने लगते हैं। तो ये इसके सिम्टम्स है। गाइज, एक नई कलरफुल स्पीसीज लेपर्ड गेको की आइडेंटिफाई की गई है ओडिशा के अंदर और आंध्र प्रदेश के अंदर। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इस स्पीसीज का जो साइंटिफिक नेम है वो है यूबल फेरिस फिक्टस, और विशाखापट्टनम में ये पाई गई थी हालांकि 2017 में। और इनिशियली ये माना जा रहा था कि ये एक नॉन स्पीसीज है, बट हाँ, ये एक डिफरेंट, एक नई प्रजाति अभी फाइनली कंक्लूजन में आई है, यानी कि साइंटिस्ट एसोसिएशन ने कहा है कि अब ये एक नई प्रजाति है। पहले लग रहा था कि यार सेम स्पीसीज है, बट अब ये डिफरेंट बताया जा रहा है रिसर्च करने के बाद। बस दैट्स इट, इतनी सी चीज आपको इस टॉपिक से रिलेटेड पता होनी चाहिए। गाइस, विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में हम लोग बात करेंगे और स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करेंगे। तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को 50 साल हो गए, 50th एनिवर्सरी उसकी अभी रिसेंटली ऑब्जर्व की गई थी। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट ये हुई थी स्टॉकहोम में 5 जून से लेकर 16 जून के बीच में 1972 में, 1972 में। तो ये ह्यूमन एनवायरनमेंट के ऊपर है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। तो अगर बाई चांस डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है प्रीलिम्स में कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो है वो किससे एसोसिएटेड है, तो ह्यूमन एनवायरनमेंट से एसोसिएटेड है। और ये टॉपिक जीएस पेपर 3 का है, और कंजर्वेशन रिलेटेड इशू जो आपके सिलेबस के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है, तो उसी का ही ये टॉपिक है, राइट। और पहला ऐसा पूरे दुनिया भर में इवेंट हम लोग को देखने को मिला जिसकी थीम थी ओनली वन अर्थ। और फिर इसी इवेंट के तहत 1972 में स्टॉकहोम डिक्लेरेशन हुआ, और कुछ प्रिंसिपल्स और एक्शन प्लान जो है वो सामने रखे गए इस डिक्लेरेशन के दौरान, और कहा गया कि एनवायरनमेंट को कैसे बचाना है, तो उसके बारे में चीजें मेंशन की गई, राइट। एक्शन प्लान जो था वो उसका मेन पर्पस ये था कि इस धरती के एनवायरनमेंट को, धरती के पर्यावरण को जिन जिन चीजों से खतरा है उसकी स्टडी करना। कंट्रीज ने एग्री किया कि वो किसी भी दूसरी कंट्री की टेरिटरी के एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करेंगी, और इस्टेब्लिश किया गया एक इंटरनेशनल बॉडी जिसका नाम रखा गया यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बाद ही यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का गठन हुआ है, ये फैक्ट भी ध्यान में रखिएगा। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, 1972 तक किसी भी कंट्री के पास एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री नहीं थी, एक सेपरेट पर्यावरण मंत्रालय नहीं था। इस स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बाद अलग अलग कंट्री ने, स्पेशली इसकी शुरुआत करी थी नॉर्वे ने, फिर उसके बाद अलग अलग कंट्रीज ने एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री जो है वो सेटअप करी, और इंडिया ने एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री सेटअप करी 1985 में, 1975 में, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट
फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के नाम से जो इस मिनिस्ट्री को आप जानते हैं ना, वो 1985 में सेटअप हुई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो थोड़ी सी ध्यान में रखने वाली है। गाइस, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है? क्या होता है? सिंपल शब्दों में मैं अगर आपको इसको समझाऊं तो जैसे कि एंटीबायोटिक्स ले लो आप। जैसे हम लोग को कभी भी जैसे एग्जांपल के तौर पर कि किसी का सर दुख रहा है, ठीक है, तो उस व्यक्ति ने सोचा कि यार चलो मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, मेरा सर दुखना कम नहीं हो रहा। डॉक्टर का गया, डॉक्टर ने बोला कि यार ये 3 दिन की दवाई है, ये तुम ले लेना। तो डॉक्टर ने एंटीबायोटिक्स दे दी उसको 3 दिन की। अब बंदे ने क्या किया, बंदे ने 2 दिन दवाई खाने के बाद तीसरे दिन का उसको ठीक लगने लगा, तो उसने तीसरे दिन का डोज स्किप कर दिया। अब फिर क्या होता है, फिर से अगेन उसका सर दुखता है 15 दिन बाद। अब वो क्या करेगा, वो डॉक्टर के पास नहीं जा रहा है, अब वो डायरेक्ट मेडिकल गया और मेडिकल में उसने 3 दिन की डोज नहीं 2 दिन की बस गोली ले ली। उसने बोला यार 2 दिन की वाली गोली दे दो, मेडिकल वाले ने दे दी। देखो क्या होता है, ये डेवलपिंग कंट्री के अंदर ये सिस्टम है कि मेडिकल वाले के पास जाते हो, बिना पर्चा देखे भी मेडिकल वाला दवाई दे देता है। बट डेवलप्ड कंट्री के अंदर आपका सर भी दुख रहा है ना, तो भी अगर आपको दवाई चाहिए तो आपको डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होगा, क्योंकि वहां पर ध्यान रखा जाता है स्पेशली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में। तो अब ये है क्या ओवरऑल मैं आपको बताता हूँ। अब क्या होता है गाइस कि हमारी बॉडी भी जो है वो यूज टू हो जाती है बहुत सारी चीजों को लेकर। जैसे एग्जांपल के तौर पर कई बार आपने देखा होगा कि ऑल आउट लगा दिया बट फिर भी वहां पर मच्छर घूमता रहता है, राइट, मरता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो यूज टू हो गया है। अरे वो छोड़ो, आप मैं अपना केस बताता हूँ। मेरे को एंकलूजिंग स्पॉन्डिलिटिस करके एक मतलब प्रॉब्लम है, और इसको रीढ़ की हड्डी का गठिया बोलते हैं। मेरी लाइफ में एक टाइम आया था, लाइक पिछले 2-3 साल पहले, हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब पेन के कारण मैं उठ भी नहीं पाता था, बहुत बुरी स्थिति थी। जो मुझे काफी समय से जानते दे न्यू इट वेरी वेल। और मेरी गलती के कारण ये सब हुआ। मैं एक टाइम पर कॉम्बली फ्लेम खाता था दर्द को खत्म करने के लिए। एक कॉम्बली फ्लेम में खाता था, मेरा दर्द खत्म हो जाता था। कुछ दिन तक ऐसे ही चलने लगा, महीना 2 महीने। फिर मुझे 2 कॉम्बली फ्लेम की आवश्यकता पड़ी। फिर एक टाइम ऐसा है कि मुझे 3-3 कॉम्बली फ्लेम खानी पड़ती थी, उसके बाद भी मेरा दर्द खत्म नहीं होता था। फिर तो इंजेक्शन वगैरह लेने पड़ते थे मुझे, बड़ी दिक्कत में था मैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर से प्रॉपर एडवाइस, डॉक्टर का ज्यादा था यार, मैं ऐसा नहीं कि डॉक्टर का नहीं गया, डॉक्टर का ज्यादा था, बट वो जो दवाई लिखते थे उससे मुझे वो नहीं मिल पा रहा था, आराम नहीं मिल पा रहा था। और कॉम्बली फ्लेम पेन किलर मुझे आराम कर देती थी, बट उसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो हो गई। बट एनीवेज, तो मैं आपको बस यही समझाना चाह रहा हूँ, जब बॉडी के अंदर एंटीबायोटिक्स अगर काम करना बंद कर दे तो उसको कहेंगे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। और आपको पता है कि एंटीबायोटिक जब काम करना बंद कर देती है बॉडी के अंदर, तो एक इंसान की डेथ तक हो सकती है। क्योंकि डॉक्टर जो है, अगर कोई पेशेंट आता है तो उसको एंटीबायोटिक देते हैं, राइट, उसका इलाज करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए। बट अगर एंटीबायोटिक ही काम नहीं करेगी तो वो बंदा कैसे ठीक हो पाएगा, है कि नहीं? तो ये जो टॉपिक है आपका जीएस पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी हेल्थ मिनिस्टर्स ग्रुप ऑफ 7, ग्रुप G7 का आपने नाम सुना होगा, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज का। ये बहुत ही पावरफुल कंट्रीज हैं, राइट, इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है, हाईली इंडस्ट्रियलाइज कंट्री। इन्होंने रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है वो सबसे बड़ा खतरा है लो और मिडिल इनकम कंट्रीज के अंदर, राइट। क्योंकि क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर वही मतलब अवेयरनेस नहीं है लोगों के बीच में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से रिलेटेड, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से रिलेटेड। और भी खतरनाक चीज मैं आपको बताऊं तो ये आप अपने मेंस में जरूर उपयोग करना। लगभग 7 लाख लोगों की मौत होती है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के कारण हर साल। और बताया जा रहा है कि ये जो आंकड़ा है ये 10 मिलियन हो जाएगा 2050 तक। और ये करीब पूरे दुनिया भर की जो जीडीपी है वो 3.8% कॉस्ट करेगा पूरे दुनिया भर की जीडीपी का। और प्लान जो रखा है G7 ने, तो इन्होंने कहा है कि एक नया इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड सर्वेलांस सिस्टम लेकर आओ, मॉनिटर करो, और जो भी एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको इंप्रूव करो। प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग होनी चाहिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की, ह्यूमंस के बीच में, एनिमल्स के बीच में, प्लांट्स के बीच में, और उसका क्या इफेक्ट है एनवायरमेंट के ऊपर, उसकी प्रॉपर तरीके से जांच की जाए। और साइंटिफिक तरीके से प्रॉपर असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट के बारे में बताया जाए कि भाई क्या हो सकता है, क्या रिस्क है, उस रिस्क को कैसे कम करना है, एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस से रिलेटेड जो रिस्क है, राइट। प्रमोट करो कि अप्रोप्रिएट उपयोग किया जाए एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का 2023 तक, राइट। डिफाइन करो नेशनल मेजरेबल टारगेट्स को एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के, राइट। और प्रिपेयर की जाए रिपोर्ट्स वगैरह कि इन्फेक्शन प्रिवेंशन से रिलेटेड क्या क्या रिपोर्ट्स हैं, राइट। तो ये और आपस में शेयर की जाए। तो ये सब चीज, और बाकी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या है वो मैंने आपको पूरी चीज अच्छे से समझा दी है। बस यही चीज आप ध्यान में रखिएगा। और इंडिया ने किन किन चीजों पर टारगेट किया है, फोकस किया है, तो हमारे यहाँ नेशनल प्रोग्राम है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कंटामिनेशन का, या कंटामिनेटेड, जिसको हमने 2012 में लॉन्च किया था। फिर एक नेशनल प्लान है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का, 2017 में लेकर आए। फिर एंटी माइक्रोबियल सर्वेलांस और रिसर्च नेटवर्क भी हम लेकर आए 2013 में। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। वर्ल्ड नो टबैको डे बताइए जरा कब मनाया जाता है? 31 मई को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड नो टबैको डे हर साल।
राइट। इसमें मेनली फोकस किया जाता है, अवेयरनेस क्रिएट की जाती है कि भैया टोबैको का कंजप्शन डेडली है, टोबैको का कंजप्शन नहीं करना चाहिए, इसके कारण कैंसर होता है, लोगों की मौत होती है, जिंदगी खराब हो जाती है, पैसे खर्च हो जाते हैं। और मेंबर स्टेट जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, इन्होंने क्रिएट किया था वर्ल्ड नो टोबैको डे 1987 में, और वही ध्यान खींचना पूरे दुनिया भर का, राइट, टोबैको एपिडेमिक से रिलेटेड कि भैया ये ऐसी डिजीज है जो कि आप प्रिवेंट कर सकते हो, डेथ को प्रिवेंट कर सकते हो अगर आप छोड़ दो तो। और 1988 में रेजोल्यूशन भी जो है वो लाया गया, राइट, और ये पास किया गया, जिसमें कहा गया कि वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा 31 मई को हर साल। थीम जो है 2022 की वर्ल्ड नो टोबैको डे की वो है टोबैको थ्रेट टू अवर एनवायरमेंट, राइट। और मेन फोकस जो है अवेयरनेस क्रिएट करना पब्लिक के बीच में कि भाई टोबैको का कल्टीवेशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, और वेस्ट, टोबैको का वेस्ट, ये भी एनवायरमेंट के लिए और ह्यूमन की हेल्थ के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सिलेक्ट किया है झारखंड को वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2022 के लिए, राइट। और इम्पैक्ट क्या है टोबैको का, ये तंबाकू जर्दे का क्या इम्पैक्ट है इस एनवायरमेंट के ऊपर, तो लगभग 3.5 मिलियन हेक्टेयर जो जमीन का है उसको साफ किया गया है टोबैको को उगाने के लिए, और किया जाता है हर साल। टोबैको का प्रोडक्शन देखो कितनी तेजी से बढ़ रहा है, लोगों के लिए खाने की प्रॉब्लम है, हंगर की प्रॉब्लम है, क्रॉप्स नहीं उगा रहे हो आप, अनाज नहीं उगा रहे हो आप, तंबाकू उगा रहे हो, देखो भाई। और डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, राइट, डेवलपिंग नेशंस के अंदर। टोबैको का कल्टीवेशन जो है वो सॉइल डिग्रेडेशन भी करता है, मिट्टी खराब हो जाती है टोबैको के कल्टीवेशन में, तंबाकू की खेती के कारण मिट्टी खराब हो जाती है, इनफर्टाइल हो जाती है, उपजाऊ नहीं रहती फिर मिट्टी। टोबैको जो है 84 मेगाटन ग्रीन हाउस गैस भी कंट्रीब्यूट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन करता है, एनवायरमेंट खराब करता है, पल्यूट करता है। अराउंड 22 बिलियन लीटर पानी जो है वो कंज्यूम होता है सिगरेट को बनाने के लिए। टोबैको जो है वो एक न्यूट्रिएंट हंग्री क्रॉप है, न्यूट्रिएंट खत्म कर देता है, न्यूट्रिएंट फिनिश, सॉइल के बैंड में जा देता है, ऐसे ही कर देता है सॉइल की। और टोबैको कल्टीवेशन जो इंडिया के अंदर है, आपको बता दें कि ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप है, टोबैको कैश क्रॉप, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। आज की डेट में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट क्रॉप प्रोड्यूसर है पूरे दुनिया भर में, चाइना के बाद, यानी कि चाइना के बाद दूसरे नंबर पर हम आते हैं टोबैको को प्रोड्यूस करने की कंट्री की कैटेगरी में, दूसरे नंबर पर। लगभग 760 मिलियन किलो टोबैको का इंडिया में उगाया जाता है, और लगभग 40 किलो हेक्टेयर जमीन जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। ये सेक्टर इवन जॉब्स भी प्रोवाइड कराता है लाखों की संख्या में लोगों को, और इस सेक्टर के कारण 22,737 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट होता है, और एक्साइज ड्यूटी के तौर पर, और 5,970 करोड़ के आसपास फॉरेन एक्सचेंज के तौर पर जो है वो हमें मिलता है। इसलिए तो चल रही है, सरकार का फायदा हो रहा है। टोबैको और दारू शराब ये सब क्यों बिक रही है, सरकार का फायदा होता है, रेवेन्यू। बट एनवायरमेंट के ऊपर कितना ज्यादा खतरा है, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर कितना ज्यादा खतरा है। हेल्थ का इम्पैक्ट की बात करें तो एस्टीमेट लगाया गया कि 29% जो अडल्ट इंडियन पॉपुलेशन है वो कंज्यूम करती है टोबैको। मोस्ट कॉमनली ये स्मोकलेस टोबैको प्रोडक्ट जैसे कि खैनी, गुटखा, जर्दा, ये सब जो है वो चबाया जाता है इंडिया के अंदर। स्मोकलेस फॉर्म जो है वो हाई रिस्क होते हैं ओरल और ईसोफेगल कैंसर के, यानी कि गले का कैंसर जो होता है ना, ये तंबाकू के खाने से जो है वो होता है। और कंजम्पशन जो है प्रेग्नेंट महिला, जब प्रेग्नेंट महिला अगर ये सब चीज़ें कंज्यूम करती हैं तो उनका जो बेबी होता है, फीटस जो होता है, उसको भी नुकसान पहुंचता है। और जो लोग एडिक्टेड है स्मोकिंग के, उनको बहुत ज्यादा रिस्क होता है यूट्रीन सर्विक्स का, किसका, यूट्रीन सर्विक्स, और बोन मैरो कैंसर हो सकता है। टोबैको जो है वो ट्यूबरकुलोसिस, HIV, एड, मलेरिया, आप इसको कंबाइन कर दो, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस से, HIV से, मलेरिया से होने वाली जो मौतें हैं ना, उसको कंबाइन कर दो, उससे ज्यादा मौतें होती हैं टोबैको के कारण। टोबैको के जो फार्मर्स हैं इनको भी बड़ी प्रॉब्लम होती है, राइट, इनको एक प्रॉब्लम हो जाती है जिसको कहते हैं ग्रीन टोबैको सिकनेस, राइट, और मेनली ये स्किन वगैरह की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। और एफर्ट्स जो है सरकार ने क्या प्रयास जो है वो लगाए हैं, तो सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट 2003 सरकार लेकर आई, यानी कि ये कानून लेकर आई। इस कानून के तहत कहा गया कि पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग बैन, सिगरेट के एडवर्टीजमेंट बैन, दूसरे टोबैको के प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट बैन। अब वो आजकल वो आ रहा है ना विमल का एड जो है, ये सब जो एड जो होते हैं ना, ये अब आप देखिए इंपीरियल ब्लू की आपने वो CD वाली वो देखी होगी एड, मेंस विल बी मैन, बड़ा अच्छा लगता है देखने में। वो CD बेच रहे हैं आज के जमाने में, CD, अरे भैया CD नहीं, वो शराब बेच रहे हैं CD दिखा के। अरे बहुत मार्केटिंग हर तरह की होती है, तो ऐसी मार्केटिंग भी तो बंद कराओ। इस प्रकार की मार्केटिंग, मुझे नाम याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं उसको, सबोगेट ऐसे करके कुछ नाम है उसका, आपको बताओ तो बताना।
मुझे भी याद नहीं आ रहा। तो ऐसी जो मार्केटिंग होती है ये भी बंद कराई है, राइट। किसी भी व्यक्ति को जो 18 साल से कम की उम्र का है उसको टोबैको ना दिया जाए। गुमटी में जाकर बच्चे बच्चे खरीद लेते हैं, ना दिया जाए तो छोड़िए, गुमटी में जाकर बच्चे बच्चे खरीदते हैं। मैं जब दिल्ली में था, आज से करीब 8-9 साल पुरानी बात है, बल्कि ज़्यादा ही शायद। तो मैं दिल्ली में था तो उस समय मैं देख के हैरान है यार, 5-1 साल का जरा सा बच्चा और मस्त सुट्टा लगा रहा। और जैसे ही मैंने उसको देखा ऐसे घूर के, और मुझे देखकर उसने जो सुट्टा खींचा और ऐसे करे धुआं उड़ाया, स्टाइल एकदम, मतलब मैंने कहा भाई गजब जा रहे हो तुम, सही है। अब क्या बहस करें किसी से यार, उसको क्या बैठ के समझाऊंगा उसको, आगे जाके मुझे ही गाली बकेगा, क्या मतलब है। बैन करना है तरीके से बैन करो। और फिर इंडिया को एडिक्शन फ्री बनाना है। सरकार ने इंडिया को एडिक्शन फ्री बनाने के लिए नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम और नशा मुक्त भारत अभियान भी शुरू किया। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम लेकर आए गए। किसानों को कहा गया कि भैया टोबैको क्रॉप मत उगाओ, राइट, उसकी जगह दूसरे क्रॉप्स, दूसरी फसलें जो है वो उगाइए। गाइस, भारत में स्थापित हुआ है विश्व का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। भाई साहब, नासा को टक्कर दे रहे हैं हम। इंडिया का पहला, मतलब ऐसा हमने टेलीस्कोप बना लिया है जो कि किससे बना हुआ है, लिक्विड से बना हुआ है, और इसके अंदर मरकुरी डला हुआ है। मरकुरी से हमने ये चीज बनाई है। और ये लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, और ये इसको हमने शुरू कर दिया है साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के लिए। बट इसमें एक ही चीज है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये टेलीस्कोप जो है वो एक ही जगह पर है, उसको आप हिला नहीं सकते। मतलब इसके ऊपर जो भी चीज आएगी उसको ये बस ऑब्जर्व करता रहेगा पूरे समय की। धरती गोल गोल घूमती रहती है, तो पूरी चीज को जो है वो बाकायदा ये ऑब्जर्व करेगा, राइट। और ये 2450 मीटर की ऊंचाई पर है। और देवस्थल ऑब्जर्वेटरी कैंपस जो आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस का हम लोग को नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, तो वहां पर इसको सेटअप किया गया है। एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है ये, एरीज, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आती है। और इकलौता ऐसा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो कि दुनिया में कहीं पर भी आप इसको जो है वो ऑपरेट कर सकते हो, कहीं पर भी। और इसके अंदर एक यूनिक टैग भी हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट, जो एक्सक्लूसिवली एस्ट्रोनॉमिकल पर्पस के लिए बनाया गया है। और इंटरनेशनल टेलीस्कोप फैसिलिटी जो है ये बेसिकली कनाडा, बेल्जियम और इंडिया ने मिलकर तैयार करी है। और फीचर जो है वो इसके क्या हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये स्टेशनरी है, एक ही जगह पर रहेगा, राइट। तो ये चीज़ है कि इसके ऊपर जो स्काई है उसको ये देखेगा, राइट, उसको ऑब्जर्व करेगा, सर्वे करेगा ऊपर के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको, ठीक है। तो ये चीज़ है जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए, राइट।